नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस की धरोहर उत्तर प्रदेश श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी धरोहर जो मूर्त नहीं बल्कि अमूर्त है, और न सिर्फ ये अमूर्त धरोहर है बल्कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी है। जी हाँ, हम आज चर्चा करेंगे आपके सामने कुंभ मेले की, जो न सिर्फ एक मेला है बल्कि संस्कृतियों का एक ऐसा समागम है और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है, जहां आस्था का जनसैलाब उमड़ता है। यहाँ पर साधु सन्यासी, कल्पवासी और श्रद्धालुओं का एक ऐसा जमावड़ा होता है जो कि सांस्कृतिक समन्वय और लोगों की आस्था को इस प्रकार से प्रकट करता है कि वो विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कुंभ मेले के संदर्भ में कुछ ऐसी जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए परीक्षा के लिहाज से भी उपयोगी हो। सबसे पहले उन बिंदुओं को देखते हैं जिसके अंतर्गत इसको हम समझेंगे। तो भौगोलिक स्थिति किसी भी अमूर्त या मूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए आवश्यक होती है, तो इसको समझेंगे कि कहां कहां से यह संबंधित है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में किस जगह से इसका संबंध है। उसके बाद क्या पौराणिक मान्यता है, इसके मनाए जाने के पीछे कौन से ऐसी हमारी धार्मिक रूप से मान्यताएं हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सी ऐसी ऐतिहासिक इसके साक्ष्य मिलते हैं कि कब से यह अस्तित्व में आया, कब से इसका नाम प्रयोग किया गया। उसके बाद हम अंत में एक अभ्यास प्रश्न देंगे आपके जानकारी को पुख्ता करने के लिए, और साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि यह सारा संदर्भ कैसे पीसीएस परीक्षा के दृष्टिकोण से या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको लाभकारी हो, उस लिहाज से भी ये कोशिश हमारी की गई है कि आपके लिए संदर्भ महत्वपूर्ण हो। बात अगर भौगोलिक स्थिति की जाए तो भारतवर्ष हमारे देश में उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज जनपद जो है, वर्तमान में प्रयागराज इसका नाम है, इस जनपद में 3 नदियां मिलती हैं, इसलिए उसको उस स्थान को संगम कहते हैं। त्रिवेणी नाम से भी इसको जाना जाता है। और प्रयागराज की अगर अवस्थिति की बात करें तो 25.45 डिग्री उत्तर और 81.84 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसकी अवस्थिति है। और यहां पर इन्हीं नदियों के संगम वाले स्थान पर एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको सामान्य रूप से हम माघ मेला कहते हैं, जो हर वर्ष आयोजित होता है। लेकिन 12 वर्षों के बाद यहां पर एक विशाल मेला लगता है जिसमें आस्था का जनसैलाब उमड़ता है, उसको हम कुंभ मेले के नाम से जानते हैं। तो अवस्थिति की बात करें तो प्रयागराज में संगम पर लगता है। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी कुंभ का आयोजन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रयाग के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन वो स्थान है जहां पर कुंभ मेला आयोजित होता है। तो आइए अवस्थिति के बाद हम चर्चा करें कि इसके संदर्भ में किसका अर्थ क्या है, इसके अलावा पौराणिक मान्यता क्या है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो कुंभ का तादाद में सीधा सीधा लगाया जाता है, संस्कृत का एक शब्द है घड़ा। घड़े से हम इसका तादाद में लगाते हैं और उसको हम कलश के रूप में भी देखते हैं। वो क्या है उसकी कहानी अभी आगे हम चर्चा करेंगे। और भारतीय ज्योतिष में भी कुंभ 12 जो राशियां हमारे यहाँ हैं, उन राशियों में भी कुंभ जो है एक राशि है, तो इससे भी इसका तादाद में होता है। साथ ही आपको बता दें कि यूनेस्को जो विश्व विरासत घोषित करता है, तो उसकी जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लिस्ट है, उसमें प्रतिनिधि सूची में भी इसको स्थान दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो तीर्थ यात्रियों का शांतिपूर्ण ढंग से जो सबसे बड़ा विश्व का समागम है, वो कुंभ को माना जाता है। सबसे बड़ा जमावड़ा यहां पर देखने को मिलता है। इसके दौरान पवित्र नदी में स्नान करते हैं श्रद्धालु, और उनकी ये मान्यता होती है कि यहां पर स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और आवागमन चक्र से हमको मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही मेलों का तादाद में अमूमन ये लगाया जाता है कि यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं, बाजार होते हैं। लेकिन कुंभ के लिहाज से अगर देखें तो इसकी विशेष मान्यता कुछ अन्य कारणों से है। क्या है वो? तो ये ज्ञान, तप और भक्ति का पर्व है। यहाँ पर जो बाजार की गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, वो पीछे छूटती हैं। यहाँ मेन जो संगम और समागम होता है वो ज्ञान, तप और भक्ति और धर्म जाति के विभिन्न धर्म जाति के लोग यहाँ उपस्थित होकर जो समन्वय, जो एक भारत की तस्वीर लोगों के सामने रखते हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ संगम पर हर वर्ष माघ मेला लगता है। माघ के महीने में लगते हैं, जनवरी फरवरी के महीने से इसकी शुरुआत होती है और मार्च तक ये चलता है। क्रमशः जब छठा वर्ष होगा तो छठे वर्ष में इसको अर्ध कुंभ कहा जाएगा, और जब 12वें वर्ष में यह जाता है तो एक कुंभ मेले का रूप ले लेता है। और ये एक लघु भारत की तस्वीर यहाँ हमको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मावलंबी, विभिन्न संप्रदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। साथ ही इसके अगर शुरुआत की बात करें तो
महंत लोगों के स्नान से इसकी शुरुआत होती है। 13 अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के जो अध्यक्ष होते हैं, महंत होते हैं, ऋषि साधु सन्यासी लोग का स्नान होता है और वहीं से इस कुंभ मेले की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या पौराणिक मान्यता है इस कुंभ मेले मनाए जाने के पीछे। पौराणिक मान्यता की अगर बात करें तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आती है। उसमें यह है कि जो ऋषि महर्षि दुर्वासा थे, उन्होंने एक बार देवताओं को श्राप दे दिया और श्राप देने के बाद, शापित होने के बाद देवता लोग जो है उनकी शक्ति छीन गई, वो शक्तिहीन हो गए। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जो राक्षस वर्ग था उसका स्वर्ग पर कब्जा हो गया और राक्षस वर्ग अब सृष्टि के विनाश के लिए वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप संचालित करने लगा। ऐसी दशा में क्या हुआ कि अब देवतागण परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तो ब्रह्मा जी ने इसका एक उपाय सुझाया। उन्होंने एक अमृत पान का कॉन्सेप्ट दिया कि अगर आप अमृत का सेवन कर लेते हैं तो आप जो है इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए अमृत को समुद्र से निकालना होगा। तो समुद्र मंथन का कॉन्सेप्ट यहां आता है और समुद्र मंथन का सुझाव जब ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया तो ऐसे में इसके लिए राक्षसों को भी तैयार करना था, तो राक्षसों से बातचीत करने के लिए स्वर्ग जाना पड़ता। तो यहां पर क्या हुआ कि उनके सहयोग के माध्यम से, क्योंकि राक्षस कैसे तैयार होते, राक्षस को यह लालच दिया गया कि इसमें से जो अमृत निकलेगा उसमें आधा अमृत हम आपको दे देंगे। इस लालच में फंस के राक्षस तैयार हो जाते हैं समुद्र मंथन के लिए और उसके बाद मंदराचल पर्वत और नाग के माध्यम से समुद्र मंथन शुरू होता है और मंदराचल पर्वत बीच में आधार का काम करते हैं और उनके नीचे विष्णु जी कच्छप का रूप धारण करके उनका बेस बनते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्वत खिसक जाए। तो खैर, इसमें इन सारे लोगों के संयोग से समुद्र मंथन शुरू होता है और जब अमृत एक कलश में, एक कुंभ में, एक घड़े में निकलता है तो उस कलश को लेकर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि राक्षसों और देवताओं के बीच में छीना झपटी होती है। इसी क्रम में कलश लेकर भागने के क्रम में उसमें से अमृत की 4 बूंदें वो धरती पर गिरती हैं और जहां जहां ये बूंदें गिरी वहां की नदियां, ऐसा माना जाता है कि जब दैवीय संयोग बनता है, जब ग्रह राशि का ऐसा संयोग बनता है तो वो नदियों का जल अमृत में रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है और उस समय वहां पर स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। और ये 12 दिन तक अमृत कलश लेकर भागा गया। तो वो 12 दिन तक जो भागने का क्रम था वो देवताओं का एक दिन हमारे 12 वर्ष के बराबर है, सामान्य जन के 12 वर्ष के बराबर है। इसीलिए 12 वर्ष के बाद कुंभ का आयोजन होता है। साथ ही आप देखेंगे कि कुंभ के समय इन नदियों का महात्म्य इसीलिए बढ़ता है कि माना जाता है कि जब ऐसा संयोग बनता है कि सारे ग्रह नक्षत्र किसका किस में प्रवेश होता है तो वो कोण बनने के बाद वो नदियां अमृत के रूप में रूपांतरित होती हैं। अब इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद समेत अन्य वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। साथ ही पाली साहित्य में अगर बात करें तो वहां भी इसका उल्लेख मिलता है, महाभारत में भी उल्लेखित है। और 6ठी सदी की बात करें तो हर्षवर्धन के समय विदेशी यात्री वेनसांग आया, उसने अपना वर्णन जो किया है उस वर्णन में प्रयाग का नाम उसने उल्लेख किया है और प्रयाग का उल्लेख करते वक्त उसने ये भी बताया कि ये हिंदू धर्मावलंबियों के लिए काफी प्रसिद्ध शहर था और यहाँ पर कई मंदिर थे। साथ ही उसने यहाँ पर एक शाही स्नान, माघ स्नान का भी उल्लेख किया है और ये बताया है कि यहाँ एक पर्व मनाया जाता है जिसको नहान पर्व कहा जाता है। तो डायरेक्ट कुंभ शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन नहान पर्व इसकी ऐतिहासिकता को काफी प्राचीन समय तक ले जाता है। साथ ही साथ रामचरितमानस और आईने अकबरी मध्यकाल में अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी लिखी गई, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, इस स्नान की तरफ इंगित किया गया है। खुलासत उत तवारीख और चहार गुलशन नाम के जो मध्यकालीन साक्ष्य हैं उसमें भी ये उल्लिखित किया गया है और यह भी बताया गया है कि नासिक और उज्जैन में भी इस प्रकार के मेले का इसका आयोजन होता था जिसको सिंहस्थ मेले के नाम से संदर्भित किया गया है। तो ये इसके कुछ ऐतिहासिक संदर्भ हैं जिसमें इसका उल्लेख हुआ है। 19वीं सदी की अगर बात करें तो कुंभ मेला जो नाम है वह एविडेंस के रूप में 19वीं सदी में 1868 में एक ब्रिटिश रिपोर्ट में मिलता है, एक पत्र में मिलता है। सामान्यतः कुंभ मेला हम कहें तो हर 3 वर्ष बाद एक जगह आ जाता है, लेकिन जो संपूर्ण रूप से जिसको कुंभ कहा जाता है वो 12 वर्ष बाद एक स्थान पर आयोजित होता है। अर्ध कुंभ 6 साल बाद आएगा और एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ तब होगा जब 12 बार पूर्ण कुंभ 12 बार आयोजित होगा, मतलब 12 वर्ष पे एक बार आयोजित होता है पूर्ण कुंभ
और जब 12 बार आयोजित होगा अर्थात 144 वर्षों के बाद जो कुंभ आएगा वो महाकुंभ की संज्ञा उसको दी जाती है। और ये महाकुंभ का मेला 144 वर्षों बाद जो आता है ये प्रयाग में आयोजित किया जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जबकि जो पूर्ण कुंभ होता है वो 12 साल में आता है। ये भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। और ये इन चारों स्थानों पर आयोजित होता है, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। अब देखें आप, इनमें ग्रहों की चाल काफी महत्वपूर्ण होती है। कैसे महत्वपूर्ण होती है तो इसको समझते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जब गुरु वृष राशि में प्रवेश करता है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो ऐसी स्थिति में प्रयाग में कुंभ का आयोजन होगा। सूर्य जब मेष राशि में होगा, गुरु कुंभ राशि में होगा तो हरिद्वार में होगा। सूर्य और गुरु सिंह राशि में होंगे तो नासिक में होगा। गुरु सिंह राशि में, सूर्य मेष राशि में होगा तो उज्जैन में होगा। तो ये अलग अलग ग्रहों की गति के आधार पर इसका निर्धारण होता है, ये भी एक तथ्य है। इसके अलावा अगर ऐतिहासिकता की बात करें तो 1857 का जो स्वाधीनता संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में भी जो पहला स्वाधीनता संघर्ष है उसमें भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये कुंभ मेला दिखाई देता है। वहां की प्रयागवाल एक समुदाय है, उसकी इसमें भागीदारी काफी दिखाई देती है। इसके अलावा जो भारत हिंदू विश्वविद्यालय जो BHU की स्थापना हुई, उसकी स्थापना का निर्णय जो था वो इसी कुंभ मेले में लिया गया। सनातन धर्म सभा द्वारा यह तय किया गया कि मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में BHU का गठन होगा। तो ये कुछ अन्य तथ्य हैं। इसके अलावा इसमें जो स्नान होते हैं उसमें कई शाही स्नान होते हैं, उसमें अलग अलग महत्वपूर्ण तिथियों पर स्नान किया जाता है। अगर बात करें तो मकर संक्रांति में, माघ अमावस्या में, बसंत पंचमी में और शिवरात्रि के दिन भी इसमें स्नान किया जाता है। अलग अलग शाही स्नानों की घोषणा होती है। इसके अलावा आपको पता है कि जो जितने भी इस प्रकार के मेले होते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, आर्थिक गतिविधियों के संचालन के कारण इनका आर्थिक महत्व भी होता है। अगर हम 2019 के बात करें प्रयाग में लगने वाले अर्ध कुंभ की, तो इसमें आप देखेंगे लगभग 4200 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए थे। लेकिन आपको देखने में ये राशि ज्यादा लगती है, लेकिन जब आप दूसरे आंकड़े पे, दूसरे पक्ष पे नजर डालेंगे तो बदले में सरकार को 1.2 लाख करोड़ विभिन्न माध्यमों से प्राप्त भी हुए। केवल 12,000 करोड़ तो उसको टैक्स के रूप में प्राप्त हो गए थे। साथ ही आप देखें तो यहां सरकार के द्वारा काफी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि अब जिस आस्था का जन सैलाब पूरे विश्व से यहां उमड़ता है वो संख्या बहुत ज्यादा होती है। 2500 हेक्टेयर में यहां पर टेंट लगाए गए थे लोगों के रहने के लिए। लाखों अस्थायी तौर पर टॉयलेट बनाए गए थे। ऐसी तमाम सुविधाएं, चाहे वो वाईफाई हो, आवागमन हो, परिवहन हो, जल, वायु, हर मार्ग में ये सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 6 लाख लोगों को यहां पर रोजगार मिला था। साथ ही इस रेवेन्यू से, जो प्रयागराज में आयोजित होने वाला मेला था, उससे प्राप्त रेवेन्यू से वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की इकोनॉमी में जो ग्रोथ देखने को मिलता है, उससे उसको काफी लाभ मिला। तो ये सिर्फ आस्था, सांस्कृतिक समागम और हमारी सांस्कृतिक पहचान ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। आगे अगर बात करें तो इन सारे दृष्टिकोणों को देखते हुए यूनेस्को ने इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया है, जो हमारे देश की इस पुरानी सांस्कृतिक परंपरा का सम्मान भी है। तो ये इससे संबंधित कुछ तथ्य थे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न है आपके लिए। अभ्यास प्रश्न क्या है तो देखते हैं। 2025 में जो पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक या उज्जैन। आपका कमेंट हमें ऊर्जा देता है, हमें बेहतर करने की प्रेरणा देता है, इसलिए कमेंट करके इसका जवाब जरूर दें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।